हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लर्न। साथियों, आज की इस वीडियो में आए हुए प्रश्नों पर बात करेंगे। आपका जो कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है। आपके चार ऑप्शन है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता का जो विशाल स्नानागार का साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। यहाँ पूछा गया है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। साथियों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रश्न नंबर 3 है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है। यहाँ पूछा गया है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है। तो जो कविराज कहा गया है वो कहा गया है समुद्रगुप्त को। किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है। अगला प्रश्न है, इसको नेपोलियन भी कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी बोला गया है और कविराज भी। तो दोनों शब्द याद रखें। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। यहाँ पूछा है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। यहाँ पूछा क्या है? भारतीय मरुस्थल की पूछी है। ठीक है, मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी पूछी है। लूनी, नर्मदा, कृष्णा, ब्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लूनी नदी है। कौन सी है? मरुस्थल की अगर महत्वपूर्ण नदी पूछी जाए तो वो हो जाएगी आपकी लूनी नदी। प्रश्न नंबर 5 है, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था या हुआ है। नागार्जुन सागर बांध, ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। तो ये कृष्णा नदी पर हुआ है। किस पर हुआ है? कृष्णा नदी पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 6 है, समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। यहाँ पूछा है कि समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। जो समुद्र तल से ऊपर काउंट की जाती हो, ऐसे विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो वो हो जाएगी आपकी हिमालय। कौन सी हो जाएगी? हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है। आपका जो नोट जारी करता है वो कौन सा बैंक करता है? रिजर्व बैंक, आरबीआई। कौन सी बैंक करती है नोट जारी? तो आरबीआई करती है, भारतीय रिजर्व बैंक। लेकिन किस प्रणाली के तहत ये नोट जारी करती है? आपकी प्रणाली दी गई है, नियत प्रत्ययी प्रणाली, अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली या फिर समानुपातिक आरक्षण प्रणाली। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। किसके तहत करती है? तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत आरबीआई नोट जारी करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग किया जाता है। अगर हम प्रति व्यक्ति आय निकालें कि एक व्यक्ति कितना कमाता है या फिर एक व्यक्ति के अकाउंट में कितना पड़ रहा है, तो ऐसे जो आय निकाली जाती है प्रति व्यक्ति आय, वो राष्ट्रीय आय को किससे भाग करके निकाला जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, देश की कुल जनसंख्या से, कुल कार्यशील जनसंख्या से, या फिर देश के क्षेत्रफल से, या फिर प्रयुक्त पूंजी के परिमाण से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं और फिर क्या निकल आती है? आपकी प्रति व्यक्ति आय निकल आती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? संविधान में जो आपके आपातकाल बताए गए हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, तो कितने कितने तरह के आपातकाल बताए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 आपातकाल हैं। कौन से हैं? 3 आपातकाल बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? यहाँ पूछा गया है कि संसद के जो दोनों सदन, संसद में 2 सदन कौन से होते हैं? राज्यसभा, जिसे हम उच्च सदन के नाम से बुलाते हैं, लोकसभा, जिसे हम निम्न सदन के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, ये होते हैं 2 सदन। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भंग हो जाती है। तो यहाँ पूछ रहा है कि इन दोनों सत्रों को कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर लोकसभा अध्यक्ष, या फिर उपराष्ट्रपति? तो संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त सत्र बुलाता है वो बुला सकता है राष्ट्रपति। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति महोदय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है? यहाँ पूछा गया है कि किस संविधान के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा आपका जो संपत्ति का अधिकार हटाकर कानून का अधिकार बना दिया गया है, वो किस संशोधन के तहत हटाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संशोधन। कौन सा है? 44वां संविधान संशोधन के तहत इसको हटाया गया है, संपत्ति के अधिकार को। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? यहाँ पूछा गया है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो इतना याद रखें, आपकी जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है 2, जल में जो घुल जाती हैं वो है बी और सी। ठीक है, अब बाकी की जो विटामिन बची वो वसा में घुलती हैं। तो बी सी तो किस में घुलती हैं? जल में। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन ए कह रहा है विटामिन बी, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि जल में घुलनशील है, तो ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन बी है विटामिन सी, तो विटामिन सी भी किस में घुलनशील है? जल में, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है विटामिन ए। मैंने कहा था कि बी और सी ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील हैं, तो जो बाकी की बची, बाकी में ए भी आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम का उत्पादन किससे होता है? ऑप्शन देख लीजिए, रेशम कीट के अंडे से, रेशम कीट के प्यूपा से, रेशम कीट के लार्वा से, स्वयं कीट से। इसका सही जवाब हो जाएगा रेशम कीट के लार्वा से। एक रेशम का कीट होता है जो शहतूश के पेड़ पर होता है ये कीट, तो ये कीट जो अपने मुंह से लार्वा निकालता है ऐसे घुमा घुमा के, इसी से रेशम का उत्पादन होता है या फिर इसी से रेशम बनता है। इसमें काफ़ी प्रक्रिया लगती हैं, उसके बाद में तैयार होता है, लेकिन जो कीट अपने मुंह से लार्वा निकालता है तो इसी लार्वा से क्या तैयार किया जाता है? रेशम तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, सरस्वती सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका जो सरस्वती सम्मान है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, या फिर विज्ञान के क्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान अवार्ड जो है वो किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? यहाँ पूछा गया है कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानपुर। क्या हो जाएगा? कानपुर में स्थित है चंद्रशेखर आजादी कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, कल्प योजना किससे संबंधित है? कौन सी योजना है?
कल्प योजना किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या फिर प्राविधिक शिक्षा से? तो आपकी जो कल्प योजना है वो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। किससे है कल्प योजना? प्राथमिक प्राइमरी शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? यहाँ ध्यान रखें क्या पूछा गया है, नहीं है। चरखुला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। राई भी है और धुरिया भी है। इसमें बचा है क्या? कर्मा। तो कर्मा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, विश्व श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? क्या पूछा गया है? मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेतन भगत। कौन है? चेतन भगत मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20, भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब किया गया था? यह प्रश्न काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसको याद रखना। भारत में सबसे पहले विमुद्रीकरण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1978 में। कब किया गया था? सबसे पहले 1978 में किया गया था। और ये अंतिम प्रश्न है, बांग्लादेश की राजधानी एवं मुद्रा इनमें से कौन सी है? यहाँ पूछा गया है कि बांग्लादेश की आपको क्या बतानी है? राजधानी भी बतानी है और मुद्रा भी बतानी है। जैसे ढाका क्या है? राजधानी, युआन मुद्रा दी है, ढाका रुपया, ढाका टका या फिर ढाका रूबल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यह प्रश्न आप सभी के लिए है। और साथियों, आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न था। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।